So, Assalamu alaikum everyone. This is Altaf Hussain Shah, and I welcome you all in this free seminar with me, Altaf Hussain Shah, from 50th Common CSS 2021. I am in Pakistan Audit and Account Service, and I'm currently posted in AG Synth. Since I uh, cleared my CSS exam, I have been teaching aspirants of CSS, BMS, CC, one paper, online and offline. Uh, and Alhamdulillah, our success ratio is also good. Recently, in 2025 final result, our six aspirants have got allocation. और Alhamdulillah जो है इसी तरीके से हर साल जो है हमारे काफी बच्चे पास होते रहते हैं और काफी बच्चे फेल भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास होते हैं, फेल भी होते हैं। मेरे ही स्टूडेंट्स फेल भी होते हैं और पास कर जाते हैं रिटन और फिर एलोकेशन नहीं होती है, ऐसा भी होता है। इट्स वेरी कॉमन। और इसके पीछे जो है ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जो पास हुए हैं सिर्फ मेरी वजह से हुए हैं या जो फेल हो रहे हैं उसको मेरा कोई हाथ नहीं है। द फैक्ट एंड द ट्रुथ इज दिस के आई एंड like me, there are a lot of other mentors, academies, a lot of things going on. अभी आप अगर फेसबुक खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे तो आप देखेंगे कोई केक काट रहा है, कोई किसी को गले लगा रहा है, कोई कुछ किसी को वेलकम कर रहा है, कोई अपने गाँव गया है, फूलों की बरसातें हो रही हैं, कोई ऐसा स्टेटस रख रहा है कि मेरा कोई ब्रेकअप प्लान नहीं था, मैंने 7-8 साल दे दिए सीएसएस को और अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब तो मेरे टाइम भी एग्जॉस्ट हो गए, मेरी एज भी निकल गई, आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू नाउ। सो यू विल बी कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने अभी डिस्क्राइब की हैं। उसी में से आपने मेरी स्टोरीज पे भी देखा होगा कि आई एम अपलोडिंग वीडियो ऑफ माहिन मंसूर, माय स्टूडेंट who was with me in her essay evaluation, and I gave her remarks that you will pass the exam and do let me know when you clear it. फिर मैंने उसकी स्टोरी भी लगाई होगी। फिर इसी तरह आई अपलोड स्टोरी ऑफ मुर्तजा शाह, शगुफ्ता, आमना, राबिया कि ये भी देखे मेरे स्टूडेंट्स हैं, पास हुए हैं। फिर मैंने एक बीच में अमरीन, एक मेरी स्टूडेंट है, उसकी भी स्टोरी लगाई थी कि ये वो स्टूडेंट है जिसका मुझे था कि यार हो जाए पर नहीं हो पाई, बट आई नो दैट शी विल क्लियर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और फिर जो है मैंने सेमिनार का स्टोरी रख दी कि अब मैं एक सेमिनार ले रहा हूँ और फिर आप लोग मेरे पास आए और मेरी बातें सुने। फिर मेरी बातें सुन के फिर आप मेरे पास इनरोल हो जाए और फिर इनरोल होने के बाद आई टीच यू के ऐसे क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। ठीक है, ये एक जो है मैंने आपको एक हकीकत बताई कि ये ऐसा होता है। अब इस हकीकत में जो है ना कुछ बातें हैं जो सीखने के लायक हैं। वो सीखने के लायक ये है कि मैं आपको ये तो बताऊंगा सीएसएस सेमिनार वगैरह, ये सीखने के लायक जो मैंने आपको पूरी चीजें बताई वो ये थी कि देखें जो माहीन मंसूर है, मेरी एक स्टूडेंट है, वो मेरे पास आती है 2 साल 1.5 साल पहले कि मुझे आप सिखाएंगे ऐसे क्या होता है। मैं उसको समझाता हूँ ये इस तरह ऐसे होता है, फिर वो ऐसे जो है चेक करवाती है मुझसे और मैं उसका कोई 7वां या 8वां ऐसे पास करता हूँ विथ 43 मार्क्स, और उससे पहले उसके सारे ऐसे फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि पहला जो उसने ऐसे चेक करवाया था वो नहीं था आपको दिमाग। आई थिंक आई गेव हर 22-23 मार्क्स, फिर थोड़ा इंप्रूव किया, थोड़ा इंप्रूव किया, थोड़ा इंप्रूव किया, थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव किया, और ज्यादा इंप्रूव किया, इस तरह इंप्रूव करती गई करती गई करती गई। अल्टीमेटली शी स्टार्टेड राइटिंग एसेज इन सच मैनर कि मैं खुद उसका ऐसे पढ़ने से पहले खुद देखता था कि इस पे क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। दिस इज वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, क्योंकि वो इतना अच्छा लिखने लगी। अब उसने किया क्या कि उसने इम्प्रूव किया। ठीक है ना, उसको मैंने कुछ चीजें बताई कि दीज आर फ्यू थिंग्स जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, और उसने उस चीज पे फोकस किया और उसने उस पे इम्प्रूव किया। ठीक है, मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है, कट भी रही है, प्लीज मुझे बताएं। रमीशा आपको सही आ रही है? ठीक है, अगर किसी को सही आ रही है ना, क्लियर है, मतलब मेरी तरफ से क्लियर है। अब आपकी तरफ से थोड़ा नेट का इशू है,
प्लीज जो है कोऑपरेट विथ मी, और मैं जो है थोड़ा ज्यादा लाउड भी बोलने लगूंगा, ठीक है। पर यह है कि मेरी तरफ से इस आई थिंक इट्स फाइन, ठीक है। अभी देखें, मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ, ठीक है। स्टोरी मैंने क्या बनाई कि देखें, मेरा 111 मेरे पास लोग आ गए, हाउसफुल हो गया, ठीक है। अब ये मैं अपलोड करूंगा, इसको देखकर कुछ लोग और आएंगे। अब इस तरह मेरे पास हर साल जो है ना, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मेरी हर ऐसे बैच में अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 20-30, अभी जो एवरेज 40-50 के बीच में चलता है हर ऐसे बैच में, कंपल्सरी मेरी अच्छी इन्रोलमेंट है। अब इन सारे स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं थ्रू आउट द जर्नी कुछ कमेंट्स देता हूँ, ठीक है ना। और वो कमेंट्स उनकी इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे होते हैं, उनकी खुद की मेहनत के बेसिस पे होते हैं। मैंने आपको एक माहिन का एग्जांपल दिया कि जो माहिन लड़की है, शी इम्प्रूव्ड इन हर एवरी ऐसे। और फिर अल्टीमेटली मैंने कभी किसी को इस तरह लिख के नहीं दिया था, शी वॉज ओनली स्टूडेंट जिसको मैंने लिख के दिया था कि यू आर रेडी टू अपियर, और व्हेन यू पास द एग्जाम मुझे ये आप स्क्रीनशॉट भेजना। आप मेरे स्टूडेंट्स को जानते हैं, देख लें, मैंने कभी किसी को ये लिख के नहीं दिया, ठीक है ना। अगर कोई यहाँ पे है भी सही, तो मैंने कभी किसी को लिख के नहीं दिया। शी वॉज द ओनली वन, स्टिल द ओनली वन जिसको मैंने ये लिख के दिया है। वो जो मैंने अपलोड किया तो मेरे काफी स्टूडेंट्स थे जो मुझे कहते थे, सर हमें भी लिख के दे, हमें भी लिख के दे। मैंने कहा मैं ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं आपको लिख के दूंगा और आप पास कर लेंगे। यू हैव टू अर्न इट, ठीक है ना। और किस तरह आप अर्न करेंगे इस चीज को, आप अगर इंप्रूव करेंगे देन यू विल अर्न इट। मैंने आपको माइंड का एग्जाम्पल दिया, मैं एक नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। करंटली मेरे पास है भी वो एनरोल अभी इवेल्युएशन में, और उसने मुझसे जो सीएसएस है उसके लिए भी इवेल्युएशन करवाई। उससे पहले भी वो मेरे से इवेल्युएशन करवाती रही है, इम्प्रूव नहीं होता कुछ भी। मैं उसको बताता हूँ ये इस तरह करने, मैं उसको सिंपल कहता हूँ कि ये राइटिंग ठीक कर लो, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती है। दूसरी दफा देखें वही आउटलाइन होती है, वही ऐसे होता है। फिर मैं कहता हूँ यार ये नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिव करो, दो हेडिंग, दो लाइन से ज्यादा आपकी हेडिंग होनी ही नहीं चाहिए। आप 6-6 लाइन्स लिख रही हैं, कौन पढ़ेगा, एग्जाम में पढ़ेगा ही नहीं। मैं इसको बार बार समझाता हूँ लेकिन वो नहीं समझती, वो फिर से वही लिख के आती है, ठीक है। अब मुझे बताएं वो कैसे पास हो गए जब वो कोई कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिखा रही मुझे। इसी तरह मेरे पास और भी काफी एग्जांपल्स हैं जिनको मैं समझाता रहा हूँ कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। मेरी 3 कैटेगरीज होती हैं ऐसे पढ़ाने की, पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ाने की, फिर चेकिंग की, कि ये मेजर डूज हैं कि ये करने हैं, एनी हाउ करने हैं। ये डोंट्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है ना। इस ये अनटचेबल है, इसको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। ये चीजें आपको थ्रू किसी भी पेपर में करनी नहीं है, मेजर एक डोंट्स हैं। और फिर इसी तरह कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पे हैं, आप करें भी ठीक है, ना भी करें तो खैर है। तो इस तरह मेरी 3 कैटेगरीज होती है जो मैं इनको थ्रू आउट अपने सेशंस में बताता भी रहता हूँ, और फिर मैं उनको चेकिंग के दौरान भी बताता रहता हूँ। अब जो वो डूज और डोंट्स और उन चीजों को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो इंप्रूवमेंट आती है, दिखती है, फिर मैं भी खुश होता हूँ, मैं भी मोटिवेट होता हूँ। जब माहिन जिस तरह थी या मुर्तजा शाह था, इसी तरह एक और नाम है मुस्तफा काजी, ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छा एस्पायरेंट है। मुर्तजा शाह और मुस्तफा मेरे पास दोनों साथ में आए थे, तो ये था कि मैं दोनों के लिए कॉन्फिडेंट था। मुस्तफा इक्वली अच्छे लिखता था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सका। ऐसे उसका पास था, वो आई थिंक इंग्लिश प्रेस ही में रह गया था, ठीक है ना। इसी तरीके से अमरीन और माहिन ये दोनों मेरे पास साथ में आई थी, दोनों ने क्लियर कर लिया। और अमरीन जो है वो फिर अलोकेट नहीं हुई, ठीक है ना। माहिन जो है वो अलोकेट हो गई और अपने फेवरेट ग्रुप में हो गई। अब ये जो सारी स्टोरीज हैं, ये मुख्तलिफ स्टोरीज क्यों हैं, क्यों जो अमरीन और माहिन है दोनों क्यों नहीं एलोकेट हुए। मुस्तफा और मुर्तजा जब मेरे पास दोनों साथ आए थे तो दोनों ही क्यों नहीं सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गए, सिर्फ मुर्तजा शाह क्यों हुआ और उसको पीएसबी क्यों मिला। इसके पीछे रीजंस हैं, ठीक है ना। क्या रीजंस हैं, एक तो जो मैंने आपको बताई कि क्लियर इंप्रूवमेंट दिखती है, आपको नजर भी आता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, जैसे मुर्तजा शाह मेरे पास सिर्फ ऐसे में एनरोल था, मुस्तफा भी मेरे पास सिर्फ ऐसे में एनरोल था। अब मुझे उनके बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता था कि उनमें वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। उनमें अब जो भी उन्होंने किया वो उनकी अपनी मेहनत है, ठीक है ना। इसी तरह से जो माहिन और अमतीन है रिटर्न तक मेरे पास थी, इंटरव्यू में किस तरह किया, क्या परफॉर्म किया, मेरे मेरे से वो टच में नहीं थी। माहिन एंड अमतीन वाज कॉन्स्टेंटली इन टच विथ मी, बट फॉर डिफरेंट रीजन के, सर प्रे दुआ ही करे, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस पे गाइड कर दें। पर मैं उनका कोई मूव नहीं ले सका था, ठीक है ना। वो भी खुद बिजी थी, मैं भी बिजी था। अब उनमें उनकी अपनी मेहनत है। मुर्तजा और मुस्तफा जो मेरे पास आए उनमें उनकी एक अपनी भी मेहनत है। मेरा जो किरदार था वो ये था कि मैंने उनको
ये जो उंगली होती है ना, ये पकड़ कर मैंने बताया कि दिस इज द वे, ये इस तरह करना है, ठीक है ना। अब करना उनको है, मैं बैठ के नहीं करूंगा, मैं बैठ के ऐसे नहीं लिखूंगा। पेपर उनको देने हैं, 12 पेपर्स, जाके उनको मेहनत करनी है। ये एस्पायरेंट नहीं समझता है, ठीक है ना। एस्पायरेंट क्या समझता है कि एस्पायरेंट कहता है कि मैंने सीख लिया कि क्या करना है, मैं समझ गया कि इस तरह होगा ऐसे, मैं समझ गया इस तरह होगी वैसी, सब कुछ समझ आता है, फिर बैठ जाता है, कहता है मैं लिखूंगा नहीं, बस एग्जाम में जाके लिखूंगा। अब वो मेहनत फिर नहीं करता है, वो इम्प्रूव नहीं करता है, कंटिन्यूस चेकिंग नहीं कराता है। मेजोरिटी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो फेल होते हैं ना, वो इसी लेजीनेस की वजह से होते हैं कि वो कंटिन्यूअसली राइटिंग नहीं करते, और कभी कभार राइटिंग करके किसी से चेक नहीं करवाते। वो चीजें समझ जाते हैं, जब मेरा ऐसे सेशन पूरा होता है मैं हर किसी से पूछता हूँ, और ड्यूरिंग ऐसे सेशन वो लिखते भी हैं, अच्छा लिखते हैं, इम्प्रूव करते हैं। बट आफ्टर ऐसे सेशन जब मैं कभी 2 ढाई 3 4 महीने बाद किसी से बात हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो कहते हैं सर अभी ये मसरूफियात आ गई है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी सर FIA का एग्जाम आ गया, मैं उसमें लग गया हूँ, इसमें लग गया हूँ, और अब सर देखूंगा, सर अब मैं नवंबर में राइटिंग स्टार्ट करूंगा। अब ये रीजंस हैं जिसकी वजह से वो फिर एक कंटिन्यू जो है कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो देर आर लॉट ऑफ रीजंस। जो लोग पास होते हैं उनका एक डिसिप्लिन होता है, और जो लोग फेल होते हैं उनका एक अपना डिसिप्लिन होता है, ठीक है ना। मेरा जो किरदार होगा, और मेरी तरह जो अकेडमी कोई भी मेंटोर, उनका जो किरदार होता है वो ये होता है कि आपको सही गाइड करे। आप देखें, आप में से जो मेरे पास अभी इनरोल होंगे, आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने बड़े एग्जाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आई फील इट ऑनेस्टली, अगर मैं आपको बताऊं, मैं इसको महसूस करता हूँ कि आप में से जैसे मैं कुछ नाम ले, फिजा है, लारेब है, उनक है, ये आप लोग मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि मैं आपको ये चीज समझाऊं, पढ़ाऊं, और फिर मैं आपको वो डिलीवर ना कर पाऊं तो ऑब्वियसली मेरी गलती है, ठीक है ना। जब मेरी तरफ से डिलीवरी पूरी हो जाए, देन आई एक्सपेक्ट कि अब मेरा जो स्टूडेंट है वो उस गाइडलाइन में चलेगा जो मैंने बताई है, अब वो इस तरीके से चीजों को करता रहेगा, ठीक है ना। तो अब आप में से जो भी मेरे पास एनरोल होगा, मैं उन्हें एक प्रॉपर एक गाइडलाइन दे दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग, दे विल बी इक्विप्ड विद ईच एंड एवरीथिंग, समझ आ जाएगा ये वो। लेकिन अब पास कौन से होंगे उसमें से, जो थ्रू आउट जो एक प्लान बनाया हुआ है उस पे चलेंगे, या नहीं चलेंगे तो उससे बेहतर प्लान अपना बना के उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जो सब कुछ समझ कर कि ये इस तरह होता है, वो उस तरह होता है, ऐसे इस तरह अटेम्प्ट करते हैं, प्रेसी राइटिंग इस तरह होती है, फिर बस बैठ जाएंगे, वो फिर पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सो ये छोटा सा लेसन था इस सारी बातों से सीखने का। बाकी जो मेरे पास जो भी आता है, जो भी हो, सिर्फ वैसे के लिए आ गया, प्रेसी के लिए आ गया, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आ गया, तो आई ओपन, आई वेलकम हिम और हर विद ऑल माय ओपन आर्म्स के अब मेरे स्टूडेंट हैं। अब आपको मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, इसी तरीके के जो लाइव सेशन ये मैंने आप सब लोगों से लिए हैं। जब एग्जाम नजदीक होते हैं तो जो मेरे पास एनरोल होते हैं उनके साथ मैं इस तरह के काफी सेशंस लेता हूँ, कि जिस तरह वो मोटिवेटेड भी रहे, और जो जो उनकी चीजें हैं वो चीजें जो है क्लियर भी होती जाए, ठीक है ना। तो अभी आप जितने लोग मेरे सुन रहे हैं, तो मैं आपको जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट चीजें बताने के बाद फिर आपसे मैं कुछ सवालात दूंगा, फिर आपका जो भी सवाल है आप उसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि मैंने ये सेमिनार रखा है फॉर बिगिनर्स, ठीक है ना, जो बिल्कुल अभी बिगिनर्स हैं, कुछ नहीं पता क्या करना है, किस तरह करना है। तो मैं उनको थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूं कि इस तरीके से आपको चीजें करनी है। आप में से कितने लोग बिगिनर्स हैं? तो अगर मेजोरिटी बिगनर्स ही है तो मैं जिस तरह मैंने सोचा है मैं उसको उसी तरीके से करूँ। लेकिन अगर मेजोरिटी जो है वो बिगनर नहीं है, वो जो है काफी कुछ पढ़ के फिर मेरे पास आई है, तो फिर मैं जो है कुछ और बताऊँ आप लोगों को। तो कितने लोग बिगनर हैं, अंडर ग्रेजुएट है, पीमी, हाँ बता देते हैं, बिगनर्स बिगनर्स, बिगनर बिगनर, ठीक है। अक्सा का जैसे सेकंड अटेम्प्ट है। अक्सा आई थिंक यू आर एनरोल्ड मेरे पास है ना, या दूसरी अक्सा है आप? फरीदा कुल भी मेरे पास एनरोल्ड है, आई थिंक आई रिमेम्बर सर। हाँ, जो आप लोग मेरे पास एनरोल्ड हैं, आपको तो अब बस जो हमने चीजें पढ़ाई हैं फॉलो करें। आई होप कि आप सही से फॉलो कर रहे होंगे उन चीजों को। और बाकी आपकी क्लासेस सही चल रही हैं?
बाकी एक साहब की क्लासेस सही चल रही है, आई थिंक आपकी अभी पाकिस्तान अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं। ट्वेंटी सिक्स सब्जेक्ट, अच्छा आप वो इससे में आई वाज इन पर 26, अच्छा पहले आप मेरे को, ठीक है। चलें चलें, फिर मैं जो है, फराज हाउ आर यू फ्रॉम एस एम एस 6। ठीक है, तो मैं आपको जो है एक जो बिगिनर होता है उसको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, अगर नहीं पता उसे तो मैं बताता हूँ आप। ठीक है, लेट मी सी समथिंग, और ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यूट्यूब पे। चलेंगे, सो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिफ्थ, बिस्मिल्लाह। और फिर अब आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से सीएसएस आप लोग पास कर सकते हैं। तो अभी मई चल रहा है, अब आप जो है मई से आपको फरवरी तक रास्ता तय करते हैं। ठीक है, आप में से आई थिंक काफी लोग होंगे जो अभी अपियर होंगे 2027 में, ठीक है ना। थैंक यू रमीशा। माहीन जो है, माहीन इज वेरी वंडरफुल एस्पायरेंट, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, और थैंक्स टू माहीन। अब मई से फरवरी, ये आपका एक टाइमलाइन है, कितने महीने होते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर तक आपके 8 महीने हो रहे हैं। तो हम अगर मई टू दिसंबर चले फिलहाल, सही है, मई टू दिसंबर अगर हम चलें, तो अब मैं आपको बताऊं इस मई से दिसंबर तक आपको क्या करना है। सबसे पहली बात कि अभी भी आप अगर सोच रहे हैं कि मैं तैयारी स्टार्ट करूं, कौन किसको ज्वाइन करूं, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। ठीक है ना, टाइम ऐसे गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। मई आ गया है, मैं आइडियली कहता हूँ कि फरवरी में जैसे अटेम्प्ट होता है, तो फरवरी टू फरवरी 12 महीने इनफ फॉर प्रिपरेशन। 8 महीने भी काफी हैं, 10 महीने भी काफी हैं, कुछ लोग 6 महीने भी में भी कर लेते हैं, इट्स पॉसिबल। लेकिन वो तब उनके लिए पॉसिबल होता है जिनका पहले से बैकग्राउंड थोड़ा बहुत अच्छा होता है। किसी ने अगर आईआर की हुई है, इंटरनेशनल रिलेशन, किसी का लॉ का बैकग्राउंड है, तो पहले से ही जो है उनको ये चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है ना, तो अब आप में से अगर किसी का इस तरह का बैकग्राउंड है तो वो फिर 6 महीने में भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, वो अभी बिल्कुल बिगनर है, अंग्रेजी भी ठीक नहीं है, काफी चीजें रहती हैं, तो उसको तो फिर 12 महीने भी कम पड़ेंगे। तो ये जो टाइम है ना, ये भी वेरी इसलिए करता है क्योंकि हर एस्पायरेंट मुख्तलिफ है। आप में से माहीन फायदा से मुख्तलिफ है, सीरज फायदा से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड मुख्तलिफ है। आप में से कोई बेहतरीन अंग्रेजी लिखता होगा, कोई नहीं लिख पाता होगा। आप में से किसी के पास नॉलेज बहुत अच्छी होगी, और कोई जो है उस नॉलेज को कन्वे नहीं कर पाता होगा पीस ऑफ पेपर पे। तो देर आर नंबर ऑफ रीजन जिसकी वजह से आप सब लोग जो हैं वो मुख्तलिफ टाइम आपको चाहिए होगा प्रिपरेशन के लिए। अभी एक जनरल मैं आपको बता दूं कि कोई भी एस्पायरेंट हो तो वो अगर मई से स्टार्ट करे तो किस तरीके से दिसंबर तक अपना सिलेबस ईच एंड एवरीथिंग पूरा करके फिर फरवरी में वो अपियर हो सकता है। सबसे पहली जो बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि आपके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सीएसएस में आपके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 6 जो है वो कंपल्सरी होते हैं, और 6 जो हैं वो आपके ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, 6 आपके कंपल्सरी होते हैं, 6 आपके ऑप्शनल होते हैं। जो भी मैसेज कर रहे हैं, मैं फिलहाल किसी का मैसेज नहीं पढ़ रहा, मैं मैसेज आपके आखिरी में पढ़ूंगा, तो अभी मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है। 6 आपकी कंपल्सरी होते हैं, 6 आपके ऑप्शनल होते हैं। सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा? ओके, एफपीएस चलिए की आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सिलेबस वहां से मिल जाएगा। तो जो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं उसमें एसए, इंग्लिश, फ्रेसी,
एंड कंपोजिशन इसका पूरा नाम है। फिर जीके के 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, फिर आपका आखिर में है इस्लामियात। ये आपके 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। दीज आर योर 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। अब ये जो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, ये 600 मार्क्स के हैं। इसी तरह से जो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वो भी आपके 600 मार्क्स के हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप खुद चूज करते हैं, ये कंपल्सरी नाम से ही कंपल्सरी, ये तो आप सबको लेने पड़ेंगे। आपके पास इसमें सिर्फ इस्लामियात का ऑप्शन है कि आप उर्दू में लें या अंग्रेजी में लें। 6 जो ऑप्शनल हैं वो अब आपकी मर्जी है, आपको कौन सा उसमें से चूज करना है। अब ऑप्शनल जो आप चूज करें, उसमें 2 चीजें देखें, एक तो सिलेबस, एक पास पेपर्स। कोई भी आपको ऑप्शनल चूज करना है, दीज आर द 2 मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स जो आपके पास होने चाहिए। इफ यू आर ऑप्टिंग क्रिमिनोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, 100 मार्क का सब्जेक्ट है, अगर आप ये सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इसका सिलेबस देखें। सिलेबस में जाएंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, कि कहां से कहां तक पढ़ना है। सिलेबस से आपको क्या पता चलेगा, स्कोप के कहां से लेके कहां तक पढ़ना है, क्या क्या आ जाता है उसमें सिलेबस में। तो जब आप से देखेंगे, पूरा सिलेबस गो थ्रू करेंगे, कि देखेंगे काफी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी नॉर्मल है। क्राइम क्या है, वाइट कॉलर क्राइम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, साइबर क्राइम क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ऐसी ऐसी उसमें टर्म्स होंगे जो थोड़े आपको फेमिलियर से नजर आएंगे। तो मतलब सिलेबस देखेंगे, कहेंगे ठीक है। फिर अब आप जाएंगे पास पेपर्स में। पास पेपर्स में आपको पता चलेगा डेप्थ, कि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो कितना डेप्थ में पूछा गया है। कि अगर क्राइम है तो उस पर सवाल किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है ना। उस पर थ्योरीज पूछ रहा है एग्जामिनर, क्या क्या पूछ रहा है। ये 2 चीजें देखने से, क्योंकि आप देखें आपकी ग्रेजुएशन है, आपने एक यूनिवर्सिटी पास की है, आपने काफी कुछ लाइफ में देखा होगा, ये इतना तो कॉमन सेंस होगा कि आप थोड़ा सिलेबस और पास पेपर देख के ये आप अंदाजा लगा लें कि आपसे हो पाएगा या नहीं। अगर आपको लगे हो पाएगा, मतलब अब आपका ये एक जो ऑप्शनल है वो 90% श्योर हो गया कि आपको ये चूज करना है। जब आप 90% श्योर हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस एंड पास पेपर्स, तो फिर अब आप तीसरी चीज थोड़ी बहुत उसकी देख लें, स्कोरिंग ट्रेंड। कैसे पता चलेगा, लास्ट 2-3 ईयर्स की आप मार्कशीट देख लें, किसी से पूछ लें, मेरे पास इनरोल हैं तो मुझसे पूछ लिया, आपने उससे पूछ लिया, किससे पूछ लिया, सीनियर से पूछ लिया कि ये स्कोरिंग है या नहीं। जो टच में होता है उसको पता होता है कि ये स्कोरिंग है या नहीं है। या आपको कोई ऐसा भी ओपिनियन मिलेगा कि ये स्कोरिंग नहीं है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छा प्रिपेयर करो तो यू कैन स्कोर मोर, ये भी आपको ओपिनियन मिलेगा। तो स्कोरिंग ट्रेंड आपने देख लिया, आपने देखा कि यार थ्रू आउट स्कोर जो है वो सही दे रहा है, किसी का कम भी है तो वो अपना करतूतों की वजह से होगा, लेकिन जनरली जो है वो अच्छा स्कोर दे रहा है, तो फिर 100% आप इसको लॉक कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपका क्रिमिनोलॉजी इस तरह ऑप्शनल बन गया। इसी तरीके से आप एक और चीज देखेंगे जो हर एस्पायरेंट पे अप्लाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड मुख्तलिफ होता है। तो हर कोई अपना थोड़ा बैकग्राउंड भी देख ले। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, आपने अकाउंटिंग की हुई है, तो आप अगर आईआर और पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो ये बड़ी बेवकूफी करेंगे। आपको इकोनॉमिक्स ही लेना चाहिए, आपको ऑडिट अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग वाला वही लेना चाहिए, आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहिए, जिसका आपका बैकग्राउंड है आपको वही लेना चाहिए। इसी तरह अगर किसी का फिजिक्स का बैकग्राउंड है, केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, तो फिर पहला जो उसके दिमाग में ऑप्शन आए वो यही है कि मैं फिजिक्स क्यों ना लूं। अगर फिजिक्स अच्छे से उसको समझ आती है तो फिर फिजिक्स चूज करने के बाद वो थोड़ा स्कोरिंग ट्रेंड देख ले। मतलब उसको सिलेबस पास पेपर देखने की तो जरूरत है नहीं, स्कोरिंग ट्रेंड देखने की जरूरत हर सब्जेक्ट में आपको पड़ेगी। अब इस तरह से मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स बता देता हूं, ये कोई मेरा बायस्ड ओपिनियन नहीं है, ये एक वाइडली सेलिब्रेटेड ओपिनियन भी है, जिससे मैं अग्री भी करता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मुश्किल ही स्कोर दे रहे हैं। मतलब उनमें हाथ डालना, अगर कोई बिल्कुल बिगनर है तो मैं कहता हूँ अच्छा है आप उसमें हाथ डालें ही नहीं, ठीक है ना। जैसे इंटरनेशनल लॉ है, मेरा भी ऑप्शनल 2018 में यही था,
लेकिन मैं लोगों को मना करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, ये आप सब्जेक्ट लें ही नहीं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये थ्रू आउट कम स्कोरिंग भी है, और जिस तरह के पेपर आ रहे हैं वो ज्यादा डेप्थ में है, मतलब अगर आप कवर कर भी लें तो उस तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हिस्ट्री ऑफ यूएसए है। नवल एक मेरी स्टूडेंट है, उसके साथ मैंने एक ऑनलाइन इसी तरीके का सेमिनार किया था, तो यूट्यूब पे पढ़ा भी हुआ है। उसने कहा था ये तो है ही मनहूस सब्जेक्ट। ठीक है, मेरा जो 2018 फेल हुआ था वो हिस्ट्री ऑफ यूएसए की वजह से हुआ था, मेरे सारे सब्जेक्ट्स पास है, ये सब्जेक्ट फेल था। लेकिन मैंने 2021 में भी फिर से ले लिया था ये सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मेरी गलती थी 2018 में। 2018 में मैंने उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया था। 2021 में अगेन आई प्रिपेयर्ड इट रियली वेल, मेरे 68 स्कोर आ गया हिस्ट्री ऑफ यूएसए में। तो आपको जो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स बताए, जैसे इंटरनेशनल लॉ हो गया, ये हिस्ट्री ऑफ यूएसए हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गए, ये कंपैरेटिवली वैसे भी थोड़े लो स्कोरिंग है, मतलब इनमें ये स्कोर नहीं है। अच्छा, एक होते बिल्कुल लो स्कोरिंग, मतलब वो आप जितना भी अच्छा कर लें वो आपको 55 से ऊपर देगा ही नहीं सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए ना। कुछ होते हैं ऐसे जो कभी कभार 80s में स्कोर आता है, कभी कभार 30s में स्कोर आ जाता है। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें स्कोप है, पोटेंशियल है कि आपका 80s में भी स्कोर आ सकता है। ठीक है ना? तो आपको वो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए जो स्कोर देते ही नहीं है। उनमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं? आईलो, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसी तरह आई थिंक मैथ्स भी होगा, उसके लिए भी श्योर नहीं। बाकी सारे जितने सब्जेक्ट हैं वो आपको स्कोर दे देते हैं, उनमें पोटेंशियल है। इनमें भी हो सकती है, कोई अगर है कॉन्फिडेंट कि मैं आईला करके अच्छा स्कोर ले सकता हूँ, तो भले गो फॉर इट, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अब आपको ऑप्शनल्स इस तरीके से देखने हैं, कंपलसरी तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। बाकी जो ऑप्शनल्स हैं वो ये आपको चार पांच चीजें जो है देखकर फिर ही डिसाइड करना है। तो ये जो आप मैसेजेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मैसेज आपके नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ भी रहा हूं तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि मैं आपको जवाब आखिर में दूंगा। ठीक है? और जवाब उनको दूंगा जो उस वक्त फ्रेश मैसेज करेंगे। एक्सपायर्ड मैसेज हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये तो हो गए 12 सब्जेक्ट्स। ठीक है ना? अब हर सब्जेक्ट इज डिफरेंट, पर हर कोई जो सब्जेक्ट है वो मुख्तलिफ तरीके से प्रिपेयर होगा। अब अगर आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है ना, तो आप जो है कुछ चीजें अपने साथ थ्रू आउट प्रिपरेशन अपने पास रखेंगे। वो क्या चीजें होंगी? वो एक होगी राइटिंग। आप डेली बेसिस पे राइटिंग अपनी प्रिपरेशन का पार्ट हिस्सा बना लेंगे। राइटिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि आपके 12 के 12 पेपर्स आपको लिख लिख कर बताने हैं एग्जाम में। आप जितने बड़ी आपको पास नॉलेज आ जाए, आप बहुत स्मार्ट हो, आपको हर दुनिया की हर चीज के बारे में पता हो, पर ये किसको जो है ये ग्रीन पेन जो है एज की बनना चाहता है? जो ये लिख रहा है वो कहते हैं ना, जो ये लिख रहा है वो ये ना हो। तो ये देखें, आप एस भी बने, मेरी आपसे दुआ है। लेकिन ये थोड़ी तमीज के दायरे में एस भी बने ना। आ गया मैं ये। ठीक है, एक मिनट में देखूं ये एनोटेशन किस तरह बंद हो सकती है यहाँ से। अभी करके देखो, हो रहा है जो भी कर रहा था। अभी नहीं हो रहा ना? ठीक है, एक तो आपको जो राइटिंग है वो थ्रू आउट प्रिपरेशन का उसको हिस्सा बनाना है। ठीक है ना? दूसरा जो आपको चीज करनी है वो आपको करना है न्यूज़पेपर। काफी लोग आपको कहेंगे कि न्यूज़पेपर जो है आप आखिर में पढ़ें जाके, न्यूज़पेपर जो है तब पढ़ने की जरूरत है जब एग्जाम नजदीक हो। तो ये बिल्कुल आपको गलत कहते हैं।
न्यूज़पेपर जो है तो अभी से आप जो है ना उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये जो है, उसके अलावा राइटिंग न्यूज़पेपर, ये तो दो एक ऐसे काम हैं जो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप करते रहेंगे। अब राइटिंग में आप क्या क्या करेंगे? कभी आपने आउटलाइन बना ली, कभी आपने प्रेसी कर ली, कभी आपने आर्टिकल रीराइट कर लिया, कभी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कभी आपने पूरा पूरा ऐसे लिख दिया। इस तरीके से आप राइटिंग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और जो न्यूज़पेपर है उसको मतलब 1 घंटे से ज्यादा जो है टाइम नहीं देना है। 1 hour इज इनफ फॉर योर न्यूज़पेपर रीडिंग। ये जो दो चीजें हैं, दीज आर दी मोस्ट एसेंशियल थिंग्स जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। इसके अलावा जो तीसरी चीज आप डेली बेसिस पे करते रहेंगे वो होगा थीम वर्क, या इसको हम फैक्ट बुक वर्क भी कहते हैं। अब ये बहुत बड़ी, बहुत इस पे पूरा लेक्चर है, थीम होती क्या है, किस तरह आपको प्रिपेयर करना है। मैं थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ कि थीम्स या फैक्ट्स क्या होते हैं। जैसे डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी, अगर आप ऐसे के पास पेपर्स देखेंगे तो डेमोक्रेसी के ऊपर काफी ज्यादा ऐसे आ चुके हैं। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन पे काफी ज्यादा टॉपिक्स आ चुके हैं। इसी तरह क्लाइमेट चेंज है जिसके ऊपर काफी ज्यादा टॉपिक्स आ चुके हैं, ऐसे के सवाल भी आते हैं करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में। अब ये आपकी थीम्स है, आपको करना क्या है कि इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे हर एंगल कवर हो जाए, डेमोक्रेसी का हर एक एंगल कवर हो जाए कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, कैसे आई, कब आई, पाकिस्तान में उसका क्या स्टेटस है, डेमोक्रेसी इज गुड और नॉट, जो है ना। इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्यों है, क्या डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बेसिकली आपको तीनों डेली बेसिस पे करनी है। राइटिंग, न्यूज़पेपर, थीम वर्क, ये आपका डेली का काम हो गया। अभी जब आपने डेली बेसिस पे ये तीनों चीजें करनी है, अब आ जाएं इस स्केड्यूल पे कि आप ये तीनों चीजों के साथ मई से लेकर दिसंबर में किस तरह अपना सिलेबस पूरा करेंगे। ये तीन चीजें आपकी कांस्टेंट है। सबसे पहले अब आप जो चीजें कर लें, मई से लेकर जून, मैक्सिमम इन 2 महीनों में लर्न एसे राइटिंग, प्रेसी, पेपर अटेम्प्ट, ये तीन चीजें सीख लें। मई जून में ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, पेपर अटेम्प्टिंग। और इसी के साथ साथ कोई भी अपने 2 ऑप्शनल्स कवर कर लें। 2 ऑप्शनल्स में क्या क्या कवर करना है, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट ऑप्शनल। अगर जेंडर स्टडीज है तो जेंडर स्टडीज समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पूरा पढ़ें, समझें, और समझने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लें। अब आपका जून तक क्या हो गया, आपने ऐसे राइटिंग सीख ली, प्रेसी राइटिंग सीख ली, पेपर अटेम्प्टिंग सीख लिया, और आपने 2 ऑप्शंस भी कवर कर लिए। अब इन इसके साथ साथ आपका ये चल रहा है, ठीक है, राइटिंग, न्यूज़पेपर, थीम, ये जो चीजें हैं ये आपकी चल रही हैं, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। अभी आ जाए जुलाई पे। जुलाई में जो है आप या तो इस्लामिक स्टडीज या पाकिस्तान अफेयर्स, इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे कोई एक उठाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान अफेयर्स उठा लिया है तो कोशिश करके पाकिस्तान अफेयर्स जो पूरा प्री पार्टीशन है वो जुलाई में कवर कर लें, पूरा प्री पार्टीशन। और इसी तरीके से आप एक और ऑप्शनल जुलाई में कवर कर लें, इजीली हो जाता है। ऑप्शनल टाइम जो लेते हैं वो मुख्तलिफ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं सोशोलॉजी अगर आप लें, तो अगर आप सोशोलॉजी को ठीक से पढ़ने के लिए बैठे 8 दिन में आपका सोशोलॉजी सारा हो जाएगा, मतलब उसमें शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। अगर आप डेली बेसिस पे 2.5 3 4 घंटे, 3 से 4 घंटे आप इसको देंगे सिर्फ सोशोलॉजी को, 3 घंटे भी अगर आप डेली बेसिस पे ठीक से दे दें, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपको 8 दिन में इसके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। इतना ईजी सब्जेक्ट है।
लेकिन वो समझने पे है कि आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। इसी तरीके से आ जाए अगस्त पे। अगस्त में जो है आपने पोस्ट पार्टीशन भी सारा कर लिया। आप एक और ऑप्शनल पे आ जाएं। अब आपके अगस्त तक जो है कितने सब्जेक्ट हो चुके हैं? 4 ऑप्शनल और एक पाकिस्तान अफेयर्स। अब आप सितंबर से स्टार्ट करें इंग्लिश प्रेसी तो आपने कर ली, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी थोड़ा आपका वक्त लेगी, ऐसा नहीं है कि आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी सारा जो है इस पूरे महीने में कर लें। इंग्लिश में बेसिकली क्या करना है, सितंबर से कि आपने एक वोकेब बुक जो है अपनी बनाना स्टार्ट की। आपने मतलब जो वोकेब है उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपने जो है जो वर्ड्स आपको नहीं आते आपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह आप इडियम्स वगैरह कलेक्ट करते रहें। इसी तरह आप जो वो है पेयर ऑफ वर्ड्स कलेक्ट करना स्टार्ट करें। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ लें क्या होती है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी डेली बेसिस पे राइटिंग का पार्ट बना दें। ट्रांसलेशन आप 2-3 अटेम्प्ट करें, समझें किस तरह होती है क्यों होती है, फिर ट्रांसलेशन को भी अपनी डेली बेसिस राइटिंग का हिस्सा बना दें। पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ लें कि पंक्चुएशन के रूल्स क्या होते हैं, कॉमा ये वगैरह वगैरह किस तरह लगता है। इस तरीके से जो इंग्लिश की टेक्निकल चीजें हैं ना वो सारी आप पढ़ना स्टार्ट करें। फिर सितंबर ऑनवर्ड्स इंग्लिश को भी अपने डेली जो आपका स्केड्यूल है उसका हिस्सा बना दें। डेली स्केड्यूल का हिस्सा इस तरह के इंग्लिश की डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें 10-15 मिनट की बस। क्या करें कि जैसे इंडिया बेस एक वेबसाइट है, ठीक है ना, उस पे जाएंगे तो इंग्लिश के एमसीक्यूज पड़े होते हैं, प्रीपोजिशन के, सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, वो उनकी बस प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है ना, आप रूल्स पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, छोटे से बुकलेट्स बनाते रहें, वोकेब जो आपने जमा की हुई है उसको देखते रहें। अब आपका सितंबर में जो है इंग्लिश भी तकरीबन टेक्निकल पार्ट समझ लिया और फिर इंग्लिश को आपने डेली बेसिस का हिस्सा बना दिया। और इसी तरह से आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी स्टार्ट कर दी। फिर अब आप आ जाएं अक्टूबर पे। अक्टूबर में भी आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी चलेगा, और साथ में आप इस्लामियात भी स्टार्ट कर लें। अगर आप इस्लामियात जो है मतलब बिल्कुल स्पिरिचुअली ठीक से पढ़ना चाहें, कि आप कहें कि ये मैं बिल्कुल जो है इसको फुल टाइम देकर पढ़ना चाहता हूँ, 15 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लेगा इस्लामियत। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, इस तरीका होना चाहिए समझने का, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। फेल इस पेपर ज्यादा होते हैं और वो होते हैं पेपर अटेम्प्टिंग की वजह से। ठीक है ना, समझ नहीं आता कि किस तरह लिखना है। अगर सवाल है इस्लाम इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ तो उसको किस तरीके से लिखना है वो नहीं समझ पाते हैं। अब आ जाए नवंबर पे। अब नवंबर तक आते आते आपका काफी कुछ कवर हो चुका है। आपका पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, जनरल साइंस एंड एबिलिटी हो गया, इस्लामियात हो गया, 4 ऑप्शनल हो गए, इंग्लिश की टेक्निकलिटी सीख ली। नवंबर में जो 2 ऑप्शनल बचते हैं उनको आप कवर कर लें। दिसंबर तक आपकी सारी चीजें पूरी हो गई। अब आप मुझसे मे भी आपके दिमाग में सवाल आए कि करंट अफेयर्स तो आपने बताया ही नहीं। तो करंट अफेयर्स यही है, ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये बेसिकली करंट अफेयर्स ही है। अगर आप इस थीम वर्क को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, मैं अपने एस्पायरेंट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहता हूँ हर हफ्ता एक नई थीम करो। तो आप देखें कि कितने महीने हो गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हो गए 3, 4, 5, 6, 7 पर जो है 28 ही होते हैं ना, 28 पर वीक एक अगर थीम करें, 7 महीने तक आपकी 28 थीम नहीं तो एटलीस्ट 25 डिफरेंट थीम्स के आपके पास शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। अब वो जो थीम्स होंगी वो कौन सी हो सकती हैं? वो ग्लोबलाइजेशन हो सकती है, वो इकोनॉमी हो सकती है, वो जो है यूएन हो सकती है, वो आपकी एजुकेशन हो सकती है, वो वुमेन के इश्यूज हो सकते हैं, वो फेमिनिज्म हो सकती है। इसी तरीके की थीम्स आपकी बनेंगी
25 आपने अगर थीम्स कवर कर लिए, यही आपका करंट अफेयर्स का सिलेबस है। ठीक है ना, ये जो आप डेली बेसिस पे थीम्स करते रहेंगे, यही आपका करंट अफेयर का सिलेबस, ना सिर्फ करंट अफेयर्स का, ये काफी सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करेगा। मैं अगर आपको ऑनेस्ट बताऊं तो सेकंड जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मेजरली मेरे नोट्स तो बने हुए थे, सब कुछ बना हुआ था, मैंने उनको थोड़ा बहुत अपडेट किया, बाकी मैंने पूरा टाइम इस पे लगा दिया था। मैंने थीम्स इनलिस्ट की थी। कहाँ से इनलिस्ट की थी? मैंने पास पेपर सारे देखे कि कौन से ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जिनमें बार बार ऐसे आ रहा है, करंट अफेयर्स पे टॉपिक्स आ रहे हैं, और फिर करंट इश्यूज कि अभी क्या चल रहा है 21 में दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो मैंने एक लिस्ट बनाई। फिर मैंने उन लिस्ट को देखा कि ये टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब अगर आया पेपर तो इनमें से ही कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है ना, और इट वर्क, इट रियली वर्क। मेरा इससे जो था, मैंने ग्लोबलाइजेशन प्रिपेयर किया था, ग्लोबलाइजेशन पे आ गया। मैंने करंट अफेयर जितनी थीम्स बनाई थी, करंट अफेयर सारी मुझे काम आ गई। मेरा जेंडर स्टडीज ऑप्शनल था, फेमिनिज्म की थीम जेंडर स्टडीज में भी काम आ गई। एजुकेशन के सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में आ गए थे, यूएन के सवाल आईआर में आ गए थे। तो ये जितनी मैंने थीम्स वाली काम किया था, ये सब मुझे जो है अपने ऑप्शनल्स में, कंपल्सरी में, कहीं ना कहीं इट रियली हेल्प मी आउट। ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपका मई से लेकर नवंबर तक हाईली डिसिप्लिन ये स्केड्यूल है। ये नहीं कि अ, ये हो सकता है हो भी ना पाए आपसे, लेकिन इफ यू आर डिसिप्लिन, ठीक है ना, डिसिप्लिन से क्या मुराद होती है कि आपने रात को एक सोचा कि कल ये करना है, आपने कहीं लिख दिया, माइलस्टोन बना लिए, कल उठ के एनी हाउ वो करें, डेली बेसिस पे उठें पढ़ें। दिस इज डिसिप्लिन। ठीक है ना। तो वो अगर आप शो करेंगे तो नवंबर तक तकरीबन आपका, वैसे मैं हर एस्पायरेंट को कहता हूं कि आपका सितंबर तक जो है सारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। अब वो उनके लिए होता है जो थोड़ा जल्दी तैयारी करते हैं, जनवरी फरवरी में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपने मई में स्टार्ट किया हुआ है तो अब आपका नवंबर तक पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। दिसंबर से लेके जनवरी तक आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये चीजें करनी है। फैक्ट्स, कोटेशंस, स्टेट्स, स्मार्ट लाइंस वगैरह कहीं से हो गई, कुछ हो गई, ये चीजें इकट्ठी करनी है। उसके अलावा रिपीट, जो आपने ऊपर ये सब कुछ कवर किया हुआ है, इन सारे सब्जेक्ट्स के जो शॉर्ट नोट्स बनाए उनको रिपीट करें। राइट या अटेम्प्ट जो सवाल हैं, और चेकिंग। फिर आपको दिसंबर जनवरी में दोनों महीनों में यही करना है, और फरवरी में जाके पेपर देना है। ये अब आपका छोटा सा एक स्केड्यूल हो गया कि आपको किस तरीके से अपने मई से लेके दिसंबर तक, जनवरी तक इवन अपना स्केड्यूल बनाना है। उसमें मैंने आपको बताया कि ये मेरी तरफ से आपको मैंने चीजें लिख के बताई है, लेकिन जरूरी नहीं है यू फॉलो दिस, आप अपने हिसाब से बनाएं। ठीक है ना। फिर जो है मैंने आपको ऑप्शंस बताया किस तरह क्या करना है, फिर मैंने आपको बताया कि ये कुछ कांस्टेंट चीजें हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनानी है। और फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से कौन सी थीम्स हैं जिन पे आपको काम करना है। इस तरह जो थीम्स आपको बनानी है वो कहाँ से मिलेंगी, टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब यहां से आपको अगर कोई सवाल है, एनीथिंग जो आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर तो वो भी मुझे बता दें। उम्मे रुबाब कह रही है कि रियली काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू। रमीशा भी कह रही है थैंक यू, सीमा भी कह रही है थैंक यू। मतलब आप लोगों को समझ आया ना क्या करना है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं आपको सही तरीके से गाइड करूं, ऑनेस्टली, लेकिन इट नीड्स डिसिप्लिन। ठीक है ना, ये डिसिप्लिन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपको मैंने बता दिया आप जाएं और आप कर सकेंगे। कर सकेंगे तब जब मेंटली यू विल बी स्ट्रांग। ठीक है ना। तो तैयार हो जाएं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यार, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। माइंड से मेरी बात हुई थी, माइंड करी थी, उसको करंट अफेयर्स करने में बड़ा मजा आता था। तो मैंने उसको कहा फिर आए करंट अफेयर्स पढ़ाए, मेरे जो बच्चे हैं कुछ उनको समझाएं सिखाएं। तो माहिन कुछ पढ़ाएगी भी थी आप लोगों को, मैं स्टूडेंट है। तो ये बड़ी मजेदार चीज है, मुझे खुद मजा आता था चीजों को पढ़ने में, समझने में, जानने में। बस लग जाए इसके ऊपर। जी बिल्कुल फर्का, 14 ईयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड है सर। नोट्स मेनली कहाँ से बनाएं? देखें, एक तो जो गाइड बुक है वहां से, और एक कोई अच्छा सा हर सब्जेक्ट का एक कोई ना कोई सब्जेक्ट वो निकाल लें।
कोई भी रिकमेंडेड किताब, फिर आप नोट्स वहीं से बनाएं। फिर बाकी जो है नोट्स बनाने का जो सोर्स आपका होगा वो इंटरनेट ही मेजर होगा। आपने वहीं से देखा, और फिर आपने जो है किताब के अलावा चैट जीपीटी कर लिया, या आपने जेमिनी से पूछ लिया, फिर आपने गूगल कर लिया, फिर आपने पॉइंटर्स पॉइंटर्स बना लिए। लेकिन फर्स्ट क्लियर कॉन्सेप्ट साथ, अगर आपका कॉन्सेप्ट किसी चीज के ऊपर क्लियर नहीं होगा ना, फिर नोट्स किसी काम के नहीं होंगे। डॉक्टर फिजा कह रही है, यू आर क्लियर इन माइंड सर, थैंक यू, माय प्लेजर। सर इकोनॉमिक्स के साथ कौन सा सब्जेक्ट रखने चाहिए? यार ये अब आप खुद स्टडी करें। अगर इस तरह के सवाल करेंगे ना कि इसके साथ क्या रखना चाहिए, अब मैंने आपको इसलिए तो बताया कि दिस इज द वे। ठीक है ना? अब इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, फिर जाके किसी और से पूछेंगे, वो अपने हिसाब से बताएगा। टाइम वेस्ट करेंगे, आप किसी के बात के ऊपर चल जाएंगे, फिर वो आपको समझ नहीं आएगा, फजूल में आपका टाइम जाया हो जाएगा। मैंने इसलिए तो आपको ऐसी चीज बताई जो आप सेल्फ इक्विप्ड हो जाएं और आप खुद स्टडी करके खुद एक अपने कंक्लूजन पे आ जाएं। लेकिन थीम्स आपको पास पेपर ऐसे के करंट अफेयर वहां से पता चल जाएंगी कौन सी है जिसपे आपको नोट्स बनाने हैं। माय प्लेजर अनमोल सर, थीम्स का आइडिया कहाँ से लें? थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ गाइड किया। रमी माय प्लेजर, फरीदा माय प्लेजर, तुम्हें अभी माय प्लेजर। सर क्या न्यूज़पेपर में सिर्फ ओपिनियन एडिटोरियल पढ़े? काफी है फिलहाल, एक दो ही ओपिनियन एडिटोरियल पढ़ने काफी है। माय प्लेजर सीमल, wrote down all main points. Sir, themes का आइडिया कहाँ से लें? Listen is good for option, अच्छा ऑप्शन है। How to make notes from newspaper as a beginner? देखें, जो आपको लगे कि दिस इज इम्पोर्टेंट आप लिखें। आप 6 महीने बाद उसको रिपीट करेंगी ना, आपको लगेगा ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अभी आपको काफी चीजें पता नहीं है। ठीक है ना? जब 6 महीने हो जाएंगे तो काफी चीजें जो आपने खुद ही नोट्स में लिखी होंगी, आप खुद ही कहेंगे ये तो फजूल में मैंने लिखा हुआ है। तो नोट्स भी आप अपने हिसाब से देखें, बनाते जाएं, जो समझ आ रहा है तो उनको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर आप उसको नोट डाउन करें। लेकिन हमेशा याद रखें, लॉन्ग नोट्स कभी भी नहीं बनाने, कभी भी नहीं बनाने। माय प्लेजर आलम सर, थीम्स का आइडिया कहाँ से लें? एरम एक ही बार बार सवाल पूछिए। न्यूज़पेपर पे टाइम ज्यादा। अच्छा, न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मेरे यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे मैंने हाउ टू रीड न्यूज़पेपर पे छोटा सा वीडियो रखा हुआ है, वो जरूर जाके सुने। देखिए माजिद अली लाशारी ये अगर सवाल करेंगे ना कि हाउ मच टाइम आई शुड अलोकेट फॉर 200 मार्क्स, इट वेरीज। कुछ देखिए, मैं आपको खुद ही सेल्फ कोट करना चाहता हूँ। कुछ चीजें कॉमन सेंस होती हैं, आपको खुद समझ नहीं है। सोशियोलॉजी 100 मार्क का है, 8 दिन में हो जाएगा। पाकिस्तान अफेयर 100 मार्क का है, 1.5 महीना लग जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कोप ज्यादा है। अब 200 मार्क आपने पूछ लिया, 200 मार्क का आईआर भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, अकाउंट्स भी है। अब मुझे कौन सा पता कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप पूछ रहे हैं? तो कुछ कॉमन सेंस आप यूज किया करें। चीजें वेरी करती हैं, ठीक है ना? हर चीज वेरी करती है। एस्पायरेंट को एस्पायरेंट डिफर करती है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट डिफर करती है। तो ये जो टाइमलाइन है ये आप हर किसी की मुख्तलिफ होगी। हर कोई एक बक्से में नहीं आ जाता है। सबसे बड़ा बस मसला यही होता है, अकेडमीज भी यही करती हैं और खुद एस्पायरेंट भी इसी चीज के आदी होते हैं कि वो जो फिक्स एक डब्बे बने हुए हैं उसमें अपने आप को घुसा देते हैं कि जबरदस्ती इसमें घुसना है। आपको बस ये जानना चाहिए कि एवरी सब्जेक्ट इज डिफरेंट, और आपको उसको उस हिसाब से नेचुरली चलना है, कॉमन सेंस यूज करके देखना है, सोचना है कि ये किस तरह होगा, क्या होगा, मैं किस तरह से हूँ। सर गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी, सर सिलेबस किससे कंप्लीट करें? एक एक सब्जेक्ट का रीडिंग में बहुत ज्यादा टाइम। सर आई एम सुना इस तरह के सवाल करेंगे ना जो मैं अभी पढ़ा चुका हूँ, तो मैं उसको क्या जवाब दूं? सर आई क्वेश्चन रिगार्डिंग सर इकोनॉमिक्स टू डिस्कस, यस सर, बट इंटरप्रेटिंग ऑल दोस आइडियाज पेपर हार्डर फॉर मी काइंड। देखिए ये प्रैक्टिस से होता है हमेशा, जितनी आप ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगी, चेकिंग करेंगी, यू विल इम्प्रूव। एनी रिक्वायरमेंट फॉर इंग्लिश ऐसे नहीं, कोई भी नहीं। सर नोट्स खुद बनाने चाहिए, खुद बनाने चाहिए। सर कुछ सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ कौन सा सब्जेक्ट? सर इंटरनेट में क्या सोर्स यूज करें? देखें वेरी, इंटरनेट जो है उसमें भी आपका टॉपिक टू टॉपिक कुछ मुख्तलिफ सोर्सेज आएंगे। सर टेक्नोलॉजी कैसा अच्छा ऑप्शनल है, यू आर प्रोवाइडिंग अस वेरी बेस्ट पॉइंट्स आर माय प्लेजर आलम। सर आई रीड द डायरेक्शन एंड वे टू स्टार्ट दिस जर्नी, ये मैंने इकरा भी यही तो बताया। सर यू गाइडेड वेरी वेल, थैंक यू फायदा। अस्सलाम वालेकुम सर, व्हाट्स नाइस सब्जेक्ट। Sir, I'm student of A and F. Service section of newspaper of student.
सर क्या न्यूज़पेपर में सिर्फ सर मैनुअल यू ऐसे जो है मैं 15 मई से स्टार्ट कर 15 मई से। तो ऐसे के लिए इंटरनेट इनफ है और बुक नहीं। सर इस अकाउंट सही सब्जेक्ट है बिल्कुल। मेरी एकेडमी ऑनलाइन है जहां आप लोग बैठे हुए हैं। यू आर वेरी हम्बल। ये तीसरी दफा आलम राना कह रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर हाउ मेनी पेजेस टू अटेम्प्ट आंसर। भाई 5 या 6 तो होने चाहिए मिनिमम। सर बुक्स एफपीएससी करनी चाहिए मेंटोर गाइड करते हैं। एफपीएससी जो रिकमेंडेड है उन्हीं में से मेंटोर आपको गाइड करता है। अगर उससे बाहर कर रहा है तो फिर उससे पूछे क्यों कर रहे हैं आप। देखें स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है फिर आप मुझे कोई लिस्ट होगी ना तभी मैं आपको बता पाऊंगा। जो मैंने आपको बताया कि नहीं लेने चाहिए वो बस आपको बता दिए। अब इसके अलावा हर सब्जेक्ट स्कोरिंग है। तो अब सवाल जो है ना सिर्फ ऐसे आ रहे हैं जो किसी काम के नहीं है सवाल। अरमान कोई 5वीं दफा पूछ रहा है कि मैं इसका स्टूडेंट हूं ये वो ये बताने की जरूरत है ही नहीं। आप देखें आपको लगता है कि ज्वाइन करनी है कर लें नहीं तो नहीं करनी नहीं करें। सर पेपर सोल्व करने का क्या पैटर्न कैसे पता चलेगा ये किसी से आप सीखें ठीक है ना। बिल्कुल बुक रीडिंग करनी चाहिए। फरका सवेरा थैंक यू हसनैन। सर इज लर्निंग ग्राउंड। देखिए अगर आप सेल्फ लर्निंग आप में है साथ तो फिर बिल्कुल इनफ है। अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं। फिर आप किसी से जाएं पढ़ें समझें। पूछें कोई ऐसा सवाल पूछे ना जो थोड़ा अच्छा भी हो। ये आपका कौन सा सवाल है सर ये ऑप्शन बता दें ये बता दें वो बता दें। तो अच्छे से सवाल करें ऐसे सवाल करें जो थोड़ा मजा भी आए पढ़ते हुए। बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं आप। लारे देखें डर के आगे जीत है कहते हैं ना। डर के आगे जीत है। तो बस डर अच्छी बात है। डर इज नॉट बैड। डर होना भी चाहिए। इसलिए हाँ मैंने एक बात डिस्कस नहीं की बी प्लान बी बैकअप प्लान। देखें दिस इज एन एग्जाम। सीएसएस जो है ये एक एग्जाम है और उसको एग्जाम की तरह ही लें। आपकी जो डिग्री है वो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है आपका कैरियर ये वो। अगर ना हो सीएसएस तो आप कहीं और में आपको कुछ ना कुछ कर सकें सिर्फ फारिग हो जाए। तो दिस इज एन एग्जाम एंड टेक इट एज एन एग्जाम। ठीक है ना। इसको अपनी जिंदगी ना बना दें तो जिंदगी बना देते हैं वो गलती करते हैं। जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए नोट्स मेकिंग पे बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। इसको आप छोड़ें फिलहाल। जी बिल्कुल चल जाता है रमीशा उसके बगैर भी काम। देखें फैजान मैंने कहा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एज राइटिंग स्केड्यूल फॉर जुलाई। नहीं इंग्लिश ऐसे राइटिंग तो मैंने मई जून में लिखा हुआ था। तो अभी देखे मैंने बताया है कि मई जून में इंग्लिश ऐसे राइटिंग सीख लें। और फैजान के रैसर आपने जुलाई कहा था। तो देखें ये वाला स्टूडेंट जो है ये किस तरह पर इंप्रूव करेगा। अभी मैंने चीज बताई कि ये आपको मई जून में करनी है और वो कह रहा है सर आपने तो जुलाई में कहा था एंड ऐसे पेपर फॉर सितंबर। ये मैंने कब का किसका रोड में किसी और का लेक्चर सुन के आए हो क्या फैजान। So what do you think CSS is better or PMS यार ये किस तरह के सवाल। CSS is better या PMS। आप तैयारी करें ठीक है ना। जब तैयारी करेंगी ना ईमान फिर आप कहेंगे कुछ भी मिल जाए ये आपके निकल जाएंगे ये सवाल सारे। जी बिल्कुल आप इकरार कर सकती हैं। ये FAB जो आप ये सवाल लिख रहे हैं ना इसको आप छोड़ दें। इसका मैंने जवाब दे चुका हूँ। कुछ चीजें जो है ना आप खुद से भी पूछा करें कि ये आपको हेल्प करेगा नहीं करेगा आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना। काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद पता भी होती हैं और कभी खुद से भी पूछ लिया करें। ठीक है। कोई और इम्पोर्टेंट सवाल है तो मुझे बताएं। निम्रा के लिए बिग फैन ऑफ योर सुपर क्लासेस। थैंक यू निम्रा।
माय प्लेजर रमेशा, यू आर गुड टीचर। ये कौन है? देखिए, मेरा बस एक ही कायदा है, कानून है। मैं कहता हूँ यार, लटका ना रखूँ स्टूडेंट्स को। जो भी मेरे पास आता है मैं कहता हूँ यार, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं, अब बस लग जाए। लटकाने वाला जो है ना वो। आयशा, जो मैंने आपको बताया ना, जो मई जून में करना चाहिए, तो जो भी एस्पायरेंट है उसको जो मई जून में करना है उसी से स्टार्ट करना है। वो मैंने आपको टाइमलाइन तो इसलिए बताई कि 2027 में, लेकिन जो मैंने टाइमलाइन बताई, अब उसको अब एक्सपेंड करें 2 साल पे भी खींच के लेके जा सकते हैं, लेकिन करना वही है। टेक्नो सीएमएस कह रहा है कि गुड शाहजी, यू प्रूव सैयद आर ऑनेस्ट एंड ग्रेट। देखिए, रात पे लेके आ गया देखे। नहीं इरम, ये जरूरी नहीं है। यार ये पहली दफा ये लोग पैराग्राफ क्यों लिख रहे हैं सवालों में? देखिए, राइटिंग के हवाले से मैं क्या बताऊं, ऐसे सवाल पूछे ना जो मैं आपको अभी 2 अल्फाजों में जवाब भी दे पाऊं। आप कह रहे हैं कि सर अभी यहीं बैठ के पूरा ऐसे पढ़ाओ। कैसे पढ़ाऊं आप लोगों को? फिर अभी पढ़ाऊंगा तो फिर आप एनरोल कैसे होंगे मेरे पास? कैसे आएंगे मेरे पास स्टूडेंट? यार मेरे 2021 में मार्क्स थे 40 आउट ऑफ 40। 2018 में मेरे 51 मार्क्स थे। जी बिल्कुल फिजा। साथ अभी तक वही सवाल कर रहा है सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छा है, नहीं है, बुरा है, इससे दोस्ती करूं दुश्मनी करूं? सीरत का सुबह से ऐसे हाथ ऊपर खड़ा हुआ पड़ा है। देखें प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको आज लेक्चर दिया उसका मकसद ही नहीं था कि आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊं कि आप खुद भी कुछ होमवर्क करें। मैंने आपको ऑप्शंस का इतना अच्छा रास्ता बता दिया कि आप कभी जिंदगी में किसी से पूछे ही नहीं, फिर भी आप पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हाउ मच टाइम शुड वी गिव डेली टू व्हाट? हाउ मच टाइम शुड वी गिव डेली? सर जवाब दें प्लीज। थैंक यू सर। देखें, आप सब लोग पास कर लेंगे सीएसएस। जो मैंने स्टार्टिंग में बातें बताई थी ना, कि आप देखें, अगर किसी को ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करें, किसी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन मेंटोर को, कुछ न कुछ ये वो किसी के पीछे लग जाएं जो आपको गाइड करे। गाइडेंस मिल गई, फिर अब आप सेल्फ सफिशिएंट होके तैयारी करें। मुझे फर्स्ट या राष्ट्रीय साहब ने गाइड किया था कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। जब मैं अपियर होने वाला था उससे कोई 1.5 महीना पहले मैंने उसे कुछ ऐसे भेजे, सर आप देखें। उसने कहा वाह यार, ये तो तुमने बहुत इम्प्रूव कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जो सर ने बताया था वो मैंने पूरा जनवरी तक उसको इम्प्रूव किया, सही किया। करते 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 बस खैर हो गया सीएसएस। मैंने ये नहीं किया ना, मैंने समझ गया तो मैंने ये नहीं किया कि मैं और समझू। लोग क्या करते हैं, एक गाइडेंस मिल गई, अब वो कहेंगे किसी और से भी पूछूं, अब किसी और से भी पूछूं। जैसे अभी सीएस 2025 का रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू हर कोई दे रहा है, सब कोई बता रहा है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसके बाद किया, मैं उसको मैं इस तरह लिखता था। अभी कुछ दिनों में देखना, जो ये टॉपर्स हैं इनके अटेम्प्ट ऐसे भी आ जाएंगे। फिर कोई आ जाएगा, ये देखें ये तारिक का ऐसे में चेक कर रहा हूँ, फिर ऐसे 60 मार्क्स लिखी होंगी, ये इसको मैंने ऐसे में दी थी, ये था वो था, ये देखें कितनी अच्छी इसने चार्ट्स बनाए हुए हैं, डायग्राम्स बनाए हुए हैं। अब लोग उसके पीछे लग जाएंगे, बस ये यही करना है। इसी तरह ऐसे होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, ये सारा फजूल चीजें हैं। आपको अगर गाइडेंस पहले से है, दैट इज इनफ। ठीक है ना, वो काफी है। जो पहले से आपको गाइडेंस मिली हुई है वो इनफ है, वो काफी है। और उसके पीछे लग जाए, बस उसको इम्प्रूव करें। और फिर अपने आप को इवेल्युएट करवाते रहें, किसी अच्छी एकेडमी से, मेंटोर से, कहीं मॉक देखकर, ऑनलाइन, जहां से भी आपको सही लगे कि आप जो है
अपने आप को इवेल्युएट करवाते रहें कि आप सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। सही है एवरीवन। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों में से जो मेरे पास एनरोल होगा, तो उनके साथ फिर और बातें होंगी। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, चेकिंग कराएंगे, ये वो वगैरह वगैरह, पास करवाएंगे। फिर आप में से किसी को मैं दूंगा कि जो है, आप जब पास हो जाए प्लीज मुझे बता दीजिएगा, लिख के दूंगा। माय प्लेजर निम्रा, माय प्लेजर। देखें, यहिया पूछ रहा है हाउ टू परसू राइट गाइडेंस और मेंटोरशिप स्पेशली इन दिस मल्टीमीडिया मेंटरशिप मार्केट। मैं इधर राइट गाइडेंस बैठा हुआ हूँ। मैं आपको नजर नहीं आ रहा? मैं आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं भाई, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं मिलेगी। आज आप बस जाएं, पढ़ें, तैयारी करें और अब इनरोल करें मेरे पास। मोहसिन का सवाल इंटरेस्टिंग है, उसको मैं जवाब देता हूँ फिर अलाउंस करता हूँ। मोहसिन कह रहा है कि सर, इफ यू वर टू बिगिन सीएसएस प्रिपरेशन अगेन, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। मैं फजूल टाइम जाया नहीं करूंगा लोगों के पास जाकर पूछकर, सर ये किस तरह होगा, सर वो किस तरह होगा, सर ये ऑप्शन किस तरह लो, सर वो ऑप्शन किस तरह, सर ये अच्छा रहेगा वो रहेगा, सर ये किस तरह करना है, ये उस तरह करना है। मैं घर में बैठ के, मैंने जो आप लोगों को गाइड किया, इसी तरह मुझे भी कोई गाइड करेगा, मैं घर में बैठ के अपना होमवर्क करके सारी चीजें उस बत्ती के पीछे लग जाऊंगा। सर अल्ताफ का सेशन ज्वाइन करूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, सर से चेक कराऊंगा, सब कुछ करके फिर बस पास हो जाऊंगा। मैं ये करूंगा। ठीक है। हाँ, ये बस नहीं करूंगा कि मैं जो है फजूल में काफी लोगों के पास जाऊं कि ये बताएं वो बताएं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करूं कि सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, मैं रिप्लाई करूं जी पूछें, सर आप जवाब देंगे। मैं कहता हूँ हाँ दूंगा, जरूर पूछें सर, पक्का। हाँ दूंगा जवाब, पूछे पूछे। सवाल क्या आता है, सर क्या इंटरमीडिएट के बाद में सीएसएस कर सकता हूँ? यार अब देखें, मैंने जवाब ही देना बंद कर दिया है। आज एक वो आया, मैसेज आया, हेलो सर, HHLO, हेलो। अब जो हेलो भी पूरा नहीं लिख पा रहा, उसको मैं क्या रिप्लाई करूं? सर एक बात पूछनी थी आपसे। मैंने जी पूछिए। सर आप गुस्सा तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, आप पूछे पूछे पूछे। इस तरह के सवाल कोई करेगा, मैं क्या आपको जवाब दूं? तो इस तरह इंस्टाग्राम पे जो है ना, किसी को सवाल वाल ना करें, लोगों के पास ना जाए, मजे से किसी के पास इनरोल होके इज्जत के साथ, शराफत के साथ पढ़कर समझ कर ये वो बस, फिर राइटिंग प्रैक्टिस, फिर जाके सब मजे जाए उससे। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह सी यू, मिलते हैं आप लोगों के साथ। देखिए, फीस स्ट्रक्चर मेरा बड़ा नॉमिनल सा है, कोई इतना महंगा महंगा नहीं है। मैंने फ्रेंड ही रखा हुआ है, किसी को पैसों की ज्यादा जरूरत होती है तो फिर मैं जो है कम भी कर देता हूँ। तो कोई इस तरह का सीन नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं 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 ये। तो वो अनम है, मारिया है, आयशा है, वो हैं दो तीन मेरी कोऑर्डिनेटर्स जो गाइड वाइड करती हैं। आयशा हमारे पास पढ़ाती भी है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो आप जो लोग हैं पूछ लीजिएगा उनसे, वो आपको सब कुछ बता देंगे। थैंक यू मारिया, नाइस क्लास। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ किसी प्रॉपर सेशन में। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, मेरी तो दुआएं हैं कि आप कामयाब हो सब लोग। बाकी मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा प्लीज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो देखें, खान 50 की तरह बने, कह रहा है मैंने एनरोल करा दिया है और मुझे लग रहा है सही डिसीजन लिया है।
तो आप भी सही डिसीजन लें। अल्लाह हाफिज, मैं बेटा।